हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IRC 6 जो कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ रोड ब्रिजेस के बारे में बात करता है, उसके पार्ट 4 में डिटेल में जो भी हमारे ब्रिजेस पर फोर्सेज आती हैं उनके लिए जो स्पेसिफिकेशंस हमारे कोड ने दिए हैं वो डिस्कस करूंगा विथ फील्ड विजुअल्स, सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बिकॉज आजकल जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज ब्रिजेस पर एक्ट कर रही हैं उससे क्वेश्चंस आने लगे हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। So one by one, I will be discussing all the types of forces which are considered in the design of bridges. So in this video, I will be covering the longitudinal forces, how they are considered in the design, what are longitudinal forces, how their magnitude are considered in the design. ठीक है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट फोर्स है, पिछले वीडियोज में मैंने ऑलरेडी लाइव लोड्स ब्रिजेस के लिए, रोड ब्रिजेस के लिए कैसे लेते हैं वो बताया था आपको। इस वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस के बारे में डिटेल कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू दी रोड सरफेस। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं कि हम जो रोड सरफेस के पैरेलल टू द रोड सरफेस जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो हमारी कहलाएंगी लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस। और ये हमारी जिस डायरेक्शंस में व्हीकल्स चल रहे हैं, बेसिकली व्हीकल्स मूविंग डायरेक्शन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस कैसे आएंगी, तो सपोज ये आपका एक ब्रिज है जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई हुई है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि व्हीकल्स कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिज का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारा ब्रिज का ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ये ब्रिज का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो हमारी कहलाएंगी लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस। अब इसको इस तरह समझ लें, ये एक व्हीकल चल रहा है, ठीक है, और ये हमारा ब्रिज का डेक है, सिंपली सपोर्टेड। आई हैव कंसीडर्ड दिस एज अ सिंपली सपोर्टेड ब्रिज। अभी हम इसके बारे में डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। दिस इज सिंपली सपोर्टेड ब्रिज आई हैव कंसीडर्ड, जिसमें आपका व्हीकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड द लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस आर एक्टिंग जनरेटेड अलोंग द लाइन पैरेलल टू द रोड सरफेस। ये हमारा रोड सरफेस है, इसके पैरेलल यानी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हमारी लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जनरेट होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल और किस रीजन से हमारी लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी। तो जो हमारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस ब्रिज पर आ रहे हैं, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। उसमें पहला जो रीजन है दैट इज ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव एफर्ट का मतलब ये है कि जो हमारे व्हीकल्स में ड्राइविंग व्हीकल्स हैं, जो व्हीकल्स को ड्राइव कर रहे हैं, जब गाड़ी चलती है तो ड्यू टू ट्रैक्टिव एफर्ट्स व्हीकल्स आर मूविंग। तो जनरली जब हम अपने व्हीकल्स को नॉर्मल स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं तो एक एडिशनल हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट आएगा जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस ब्रिज पर इंड्यूस करेगा। दूसरा रीजन है दैट इज ब्रेकिंग इफेक्ट। अब कोई व्हीकल्स आप चल रहा है, आप इमेजिन करो कि व्हीकल चल रहा है एंड यू सडनली अप्लाई द ब्रेक्स। इफ यू आर अप्लाइंग सडनली द ब्रेक्स तो होगा क्या, हम मैकेनिक्स से समझ लेते हैं कि आपने व्हीकल्स आपका चल रहा है, इट इज हैविंग सर्टेन वेट। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्रेक मारोगे देयर इज अ रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, एंड बिकॉज देयर इज अ सर्टेन फ्रिक्शन बिटवीन द रोड सरफेस एंड द व्हीकल टायर, so there will be a braking force, frictional force generated on the road surface, so that will have the braking effect. So resulting from इससे हो रहा है, resulting from the application of brakes to a brake wheels। ठीक है, जो ब्रेकिंग व्हील्स होंगे जिसपे आपके बेसिकली ब्रेक्स लग रहे हैं जब आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो। थर्ड रीजन है लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जनरेट होने का, दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। होता क्या है, हमारी जो बियरिंग्स हैं, बियरिंग्स जब हमारा जो ब्रिज है, व्हेन there is a change in the movement of the bridge, अगर व्हीकल्स हमारा जो ब्रिज है वो मूव करेगा तो जो बियरिंग्स के लेवल पे जो हमारा मूवमेंट आ रहा है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, श्रिंकेज की वजह से हो सकता है, ब्रिज के क्रीप की वजह से हो सकता है, बिकॉज दैट इज मेड ऑफ कंक्रीट इन नॉर्मली। तो जो उस फ्री मूवमेंट को बियरिंग्स के लेवल पे जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर होगा, दैट इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्रेकिंग इफेक्ट है उसकी वजह से जो फोर्सेज आ रही हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेज आ रही हैं, वो आपकी ट्रैक्टिव एफर्ट से ज्यादा होंगी।
ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये ऑब्वियस है। जो ब्रेकिंग से आप जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स ब्रिज में इंड्यूस हो रही है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे ट्रैक्टिव एफर्ट की वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस आ रही हैं उसके ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ब्रेकिंग इफेक्ट को समझने के लिए हमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्पैन, ठीक है, और टाइप्स ऑफ हमारा फाउंडेशन स्ट्रक्चर क्या है, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकिंग इफेक्ट हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं डिजाइनिंग में अपने। तो सिंपली सपोर्टेड स्पैन हो ब्रिज का या कॉन्टिन्यूअस यूनिट ऑफ स्पैन हो, यानी मल्टीपल आपका ब्रिज इस तरह है कुछ, इट इज हैविंग मल्टीपल स्पैन्स, ठीक है। दूसरा स्पैन है कि इट इज अ सिंपली सपोर्टेड स्पैन, ठीक है। तो पहला केस हम स्टडी करते हैं कि जब हमारा जो ब्रिज है दैट इज सिंगल लेन का हो या 2 लेन का हो। अब अगर हम फोटो देखें तो यहाँ पे जो ब्रिज दे रहा है देयर इज अ separation and this is a 2 lane bridge, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेन्स इन द ब्रिज हमें ब्रेकिंग इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो एज अ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स वो कितना लेना है, कि ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कितना आ रही है वो डिपेंड कर रही है कि जो हम लाइव लोड कंसीडर कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। जो लाइव लोड्स कंसीडर कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए तो बेसिकली कह सकते हैं डिजाइन लाइव लोड्स, ठीक है। इन डिजाइन लाइव लोड्स में देयर इज अ सर्टेन सीरीज ऑफ इमेजिनरी लोड्स जिनको हम ट्रेन लोड्स बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक फर्स्ट ट्रेन लोड होगा, ठीक है। जब मैं ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग का जब अरेंजमेंट बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रेन लोड और उसकी जो सक्सीडिंग ट्रेन लोड्स हैं, ठीक है। तो जिस भी ब्रिज के स्पैन के लिए आप ब्रेकिंग इफेक्ट कंसीडर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अगर हमारा सिंगल या 2 लेन ब्रिज है तो हमें कितना ब्रेकिंग इफेक्ट लेना है, ठीक है, कितना ब्रेकिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कितना लेना है, दैट इज फॉर 1 लेन। सबसे पहले आप 1 लेन ब्रिज के लिए कैलकुलेट करेंगे। 1 लेन ब्रिज के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20% जो आपका, अगर ये अज्यूम करेंगे कि पूरा जो स्पैन है दैट इज ऑक्यूपाइड विद द सीरीज ऑफ लोड, स्पैन इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। जैसे आपने लाइव लोड्स पढ़े थे जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के केस में डिफरेंट केसेस वर देयर कि हमने पूरा लोड, पूरा स्पैन इज लोडेड या कुछ स्पैन इज नॉट लोडेड, तो उसके बेसिस पर हम ये मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे ब्रेकिंग इफेक्ट का। तो 20% ऑफ फर्स्ट ट्रेन लोड, जो हमने लोड डिजाइन लोड कंसीडर किया उसमें जो फर्स्ट ट्रेन लोड है उसका 20% ऑफ द ट्रेन लोड प्लस 10% ऑफ सक्सीडिंग, उसके पीछे जो लोड्स लगे हैं ट्रेलिंग लोड्स, इसको सक्सीडिंग लोड्स बोल रहे हैं, या पार्ट देयर ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना स्पैन में हमारी लोडिंग है उस लोड असेंबली की, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम 2 लेन के लिए ले लेंगे। अब अगर हमारा जो पूरा ट्रेन लोड है उससे अगर हमारा फुल स्पैन ऑक्यूपाइड नहीं है तो उस केस में जो ब्रेकिंग फोर्स लेंगे दैट शैल बी टेकन एज 20% ऑफ द लोड्स, जो ट्रेन लोड्स आपके एक्चुअली उस स्पैन पर हैं, एक्चुअली ऑन स्पैन आर कॉन्टिन्यूअस यूनिट ऑफ स्पैन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, अगर आपका फुली ऑक्यूपाइड है जो आपने लोड डिजाइनिंग में कंसीडर किया इमेजिनरी सेट ऑफ लोड्स, तो फर्स्ट ट्रेन लोड का 20% प्लस 10% ऑफ द सक्सीडिंग ट्रेन्स का लोड। और अगर हमारा जो लोडिंग है वो पूरे स्पैन में कवर नहीं है तो उस केस में जो ब्रेकिंग फोर्स है वो सिर्फ जितना लोडिंग आ रहा है ट्रेन लोड्स का उसका 20% आपको ब्रेकिंग इफेक्ट लेना है। अब अगर हमारा 2 से ज्यादा लेन का ब्रिज है तो उस केस में जो फर्स्ट 2 लेन्स के लिए आपने जो आपने ब्रेकिंग इफेक्ट कैलकुलेट किया प्लस इसको आप 5% बढ़ा दोगे, 5% ऑन द लेन्स इन एक्सेस ऑफ 2, ठीक है। अब दूसरी चीज कि जो ब्रेकिंग फोर्सेस आप कैलकुलेट कर रहे हो या लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हो इस क्लॉज के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उसमें आपको इम्पैक्ट लोड नहीं कंसीडर करना है। ध्यान रखना है
कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस कैलकुलेट करते समय आपको लॉन्गिट्यूडनल ध्यान रखना है कि आपको इम्पैक्ट यानी कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक आर्गुमेंट या इम्पैक्ट अलाउंस नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं कि जो फोर्स है ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से वो किस लेवल पर हम डिजाइनिंग में अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक्ट कर रही है। इट इज अज्यूम्ड, आपको ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो ये आपका रोड सरफेस है, जो आपने ब्रेकिंग फोर्स या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कैलकुलेट किया, इट इज अज्यूम्ड टू एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर अबव दिस रोड सरफेस। तो इस लेवल पे हमारे लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस या ब्रेकिंग फोर्सेस दे आर अज्यूम्ड टू एक्ट। अब ये लोड कैसे नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा बियरिंग से सब स्ट्रक्चर में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना है आपको कि इट इज एक्टिंग एट अ लेवल 1.2 मीटर अबव इट। अब ये जो फोर्सेस हैं वो हमारी बियरिंग से सब स्ट्रक्चर में कैसे ट्रांसफर हो रही हैं, उनकी वजह से जो वर्टिकल रिएक्शंस आ रहे थे बियरिंग में वो भी चेंज होगा, उसको भी आपको डिजाइन में कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गई, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जो हैं दे आर दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ध्यान रखना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस हैं ये हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, जो हमारी हमने एज्यूम किया कि रोड सरफेस से 1.2 मीटर पैरेलल टू द रोड सरफेस एक्ट कर रही हैं, लाइन पैरेलल टू द रोड वे, और दीज आर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो कि किस किस चीजों पे अफेक्ट करेंगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन की वो बियरिंग से सब स्ट्रक्चर में कैसे जा रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है हमारा कि ब्रिज का जो हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन क्या है वो क्या है, सपोर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, और हमारा फाउंडेशंस की रोटेशनल कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे ही हमने सपोर्ट्स की बात की, वैसे ही दो तरीके के अब हमारे सपोर्ट्स हो सकते हैं कि जो बियरिंग रेस्ट कर रही है वो हमारे स्टिफ सपोर्ट पर रेस्ट कर रही है। स्टिफ सपोर्ट का मतलब है जो आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ा था कि दीज आर अनयील्डिंग सपोर्ट्स। ठीक है, और जो हमारे फ्लेक्सिबल सपोर्ट्स हैं उसमें हमारी यील्डिंग हो सकती है, देयर विल बी अ सेटलमेंट व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम अपने डिजाइन में कंसिडरेशंस करेंगे अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला जो केस है दैट इज कि अगर हमारा जो ब्रिज का स्पैन है दैट इज रेस्टिंग ऑन अनयील्डिंग सपोर्ट्स। ठीक है, तो पहला केस है हमारा सिंपली सपोर्टेड स्पैन्स अगर है हमारे, और वो हमारे रखा हुआ है सब स्ट्रक्चर पे विच इज अनयील्डिंग सपोर्ट। ध्यान रखना है, तो ये हमारे जो बियरिंग्स हैं वी हैव अज्यूम कि एक एंड हमारा फिक्स्ड है, एक एंड हमारा फ्री है। ठीक है, अदर देन इलास्टोमेरिक बियरिंग, इलास्टोमेरिक बियरिंग इसमें नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट बियरिंग लेवल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट बियरिंग लेवल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन शैल बी ग्रेटर ऑफ द टू वैल्यूज। ठीक है, तो दोनों के केस में जो वर्टिकल रिएक्शंस आ रहे होंगे वो अल्टर हो जाएंगे, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बियरिंग लेवल पे, ये हमारी बियरिंग लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं इट शैल बी बैलेंस्ड बाय दिस रिएक्शन, यानी यहाँ पर ये रिएक्शन, एक यहाँ पे ये रिएक्शन। तो यहाँ पे बियरिंग लेवल पे ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स आपकी कैसे ट्रांसफर होगी, वो हमारा मैग्नीट्यूड इनमें से जो ग्रेटर होगा उससे हम कंसीडर करेंगे। तो फिक्स्ड बियरिंग साइड, एक साइड हमारा फिक्स्ड बियरिंग है, तो वहां पे FH माइनस म्यू RG प्लस RQ। ठीक है, तो ये हमारी अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स थी। ठीक है, RG हमारा जो रिएक्शन जनरेट हो रहा था जब हमने सिर्फ ब्रिज को डेड लोड दिया हुआ था, और RQ जो था वो फ्री एंड पे हमारा लाइव लोड था। ठीक है, और म्यू हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बियरिंग हमने किस टाइप की प्रोवाइड की हुई है। तो इसमें आपको कैलकुलेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपको ध्यान रखना है कि बियरिंग लेवल पे आपको लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस कैसे ट्रांसफर हो रही है ये निकालने के लिए आपको ये चीजें चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपका स्टील रोलर बियरिंग है तो 0.03 लेना है, कंक्रीट रोलर बियरिंग है 0.05 लेना है, स्लाइडिंग बियरिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग इन द स्लाइडिंग बियरिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसके अकॉर्डिंग लेना है। स्टील ऑन कास्ट आयरन, स्टील ऑन स्टील पे 0.4 लेना है, ग्रे कास्ट आयरन पे ग्रे कास्ट आयरन पे 0.3 लेना है, कंक्रीट ओवर कंक्रीट विद बिटुमिन लेयर इन बिटवीन अगर हमारी स्लाइडिंग बियरिंग में 0.5 लेना है। तो ये मैं आपको मैग्नीट्यूड ध्यान रखने हैं। टेफ्लॉन है अगर स्टेनलेस स्टील पर 0.03 एंड 0.05 विच इज गवर्निंग। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड म्यू की रखकर आप निकाल सकते हो कि फिक्स्ड बियरिंग और फ्री बियरिंग में जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस डेवलप होंगी
ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से अनयील्डिंग सपोर्ट्स के लिए वो आपको कैसे निकालनी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है कि आपको अनबैलेंस्ड डेड लोड्स प्रॉपर्ली अकाउंट करने हैं। स्ट्रक्चर अंडर फिक्स्ड बियरिंग शैल बी डिजाइन टू विथस्टैंड द फुल सेस्मिक एंड डिजाइन ब्रेकिंग एंड ट्रैक्टिव फोर्स। जो फिक्स्ड बियरिंग वाला जो स्ट्रक्चर है उसको आपको फुल सेस्मिक यानी अर्थक्वेक के लिए और ब्रेकिंग ट्रैक्टिव फोर्स के लिए डिजाइन करना है। अब अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड ब्रिज है और उसका स्पैन 10 मीटर है और वो अनयील्डिंग सपोर्ट्स में रखा हुआ है जहां पर कोई बियरिंग आपने नहीं प्रोवाइड किया, उस केस में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन पे बियरिंग लेवल पे ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से लेनी है, दैट इज द ब्रेकिंग फोर्स, वो आपको बियरिंग लेवल पे क्या, वो तो हमने जो ऊपर बात किया वो बात किया कि लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस कितनी आ रही है, अब बियरिंग लेवल पे कितनी फोर्स हमारी ट्रांसफर हो रही है वो हो जाएगी FH/2 या म्यू RG विच एवर इज ग्रेटर। RG वॉज द वर्टिकल रिएक्शन एट द फ्री एंड जो कि हमारा डेड लोड की वजह से हो रहा था। ठीक है, अब अगर सिंपली सपोर्टेड स्पैन जो है वो आइडेंटिकल इलास्टोमेरिक बियरिंग्स पे रखा हुआ है जिसके जो सपोर्ट्स हैं वो अनयील्डिंग है, तो उस केस में FH/2 प्लस VR LTC। LTC इज द जो बियरिंग के ऊपर डेक का मूवमेंट है अदर देन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, यानी टेम्परेचर श्रिंकेज और क्रीप की वजह से जो डेक का मूवमेंट हो रहा है वो है, और शेयर रेटिंग ऑफ इलास्टिक बियरिंग। शेयर रेटिंग मीन्स होता है कि हमारा कि ये अगर बियरिंग है इसमें अगर आपको यूनिट डिस्प्लेसमेंट करना है तो कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स रिक्वायर्ड इज शेयर रेटिंग ऑफ द इलास्टोमेरिक बियरिंग। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो सब स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन है दे शैल बी डिजाइन फॉर 10% वेरिएशन इन मूवमेंट ऑफ स्पैन्स ऑन आइदर साइड। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो कॉन्टिन्यूस स्पैन के लिए यहाँ कैलकुलेशन दी है इसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि फिक्स्ड बियरिंग के साइड में जो स्ट्रक्चर है उसको फुल सेस्मिक फोर्स और फुल ब्रेकिंग फोर्स के लिए आपको डिजाइन करना है। अब आते हैं कि जब सिंपली सपोर्टेड स्पैन और कॉन्टिन्यूस स्पैन जो है वो फ्लेक्सिबल सपोर्ट पे रखे हुए हैं, तो उसके लिए आपको एक टर्म याद रखना होगा सपोर्ट के लिए, शेयर रेटिंग ऑफ सपोर्ट। शेयर रेटिंग ऑफ सपोर्ट का मतलब ये है हमारा सपोज ये ब्रिज था, इसके ऊपर हमारी बियरिंग रखी हुई है जिसके ऊपर ये ब्रिज का डेक रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लगाएं फॉर अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट वो हमारा कहलाएगा इस सपोर्ट की शेयर रेटिंग क्या है, टेकिंग इनटू अकाउंट कि हमारा जो ब्रिज का हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन है वो कितना है, सपोर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और फाउंडेशन का रोटेशन कितना है। तो और उसके बाद जो अप्लाइड लॉन्गिट्यूडिनल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, जो ब्रेकिंग इफेक्ट है आपका, सेस्मिक फोर्स है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि जो FH है यहाँ पर ये आपने ब्रेकिंग फोर्स कैलकुलेट किया, ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स आपने ऊपर कैलकुलेट किया, वो बियरिंग लेवल पे कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो ये मैग्नीट्यूड है FH। ठीक है, FH वॉज द लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स जो आपने कैलकुलेट किया, उसके हिसाब से बियरिंग लेवल पे कितनी फोर्स आ रही है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन, तो जो अप्लाइड लॉन्गिट्यूडिनल हॉरिजॉन्टल फोर्स है दिस इज FH, दिस इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि ब्रेकिंग सेस्मिक या विंड की वजह से आ रही है, वो सोनली डिपेंड कर रही है कि हमारी जो सपोर्ट्स की शेयर रेटिंग है वो कितनी है, और वो इस पर डिपेंड करेगी इन प्रपोर्शन टू द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल शेयर रेटिंग्स ऑफ सपोर्ट टू द सम ऑफ शेयर रेटिंग ऑफ ऑल द सपोर्ट्स। ये जैसे आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं ना, उस तरह का कंसेप्ट है कि इंडिविजुअल सपोर्ट की रेटिंग क्या है डिवाइडेड बाई सभी सपोर्ट्स की रेटिंग क्या है, तो हमारा शेयर रेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सपोर्ट डिवाइडेड बाई शेयर रेटिंग ऑफ ऑल सपोर्ट्स इन ब्रिजेस। ठीक है, अब जो हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स हुआ जो कि डेक मूवमेंट से हो रहा है, वो केवल और केवल हमारा शेयर रेटिंग पर नहीं डिपेंड करेगा, वो साथ इस पे डिपेंड करेगा कि डेक में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो पॉइंट हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो ब्रेकिंग फोर्स का इफेक्ट है ब्रिज सब स्ट्रक्चर्स पे जिसमें हमारी बियरिंग्स नहीं लगी हैं, जैसे आर्चेज और रिजिड फ्रेम्स, यहाँ पर हमारा क्या है बियरिंग्स नहीं है, वहां पर हमारा जो ब्रेकिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली ट्रांसफरिंग टू द सब स्ट्रक्चर, तो आपको वहां पर जो कैलकुलेशन करनी है एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर से करनी है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि किस लेवल तक जो भी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स आप कंसीडर कर रहे हो डिजाइन में, वो किस लेवल तक आपको कैलकुलेट करके चेक करना है। तो जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस आपके ब्रिज स्ट्रक्चर में आ सकती हैं, उनको आपको उस लेवल तक कैलकुलेट करना है जिस लेवल तक जो रिजल्टेंट पैसिव अर्थ रेजिस्टेंस है सॉइल का बिलो द डीपेस्ट स्कोर लेवल दैट बैलेंसेस दीज फोर्सेस। इसको आप डायग्रामेटिकली समझें कि ये हमारा ब्रिज डेक है। अब यहाँ पे हमने इस लेवल पे आपने अज्यूम किया कि हमारी ये FH एक्ट कर रही थी, यहाँ इस लेवल पे आपने बियरिंग लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे निकाल लिया कि आपका कितना यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर्ड ब्रेकिंग फोर्स या ट्रांसफर्ड लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। तो इसको इस लेवल तक कैलकुलेट करना है जिस लेवल तक हमारा जो डीपेस्ट स्कोर लेवल है, ठीक है, कि जो भी हमारा पैसिव रेजिस्टेंस है ये उसको बैलेंस कर जाए। अगर हमारा ब्रेकिंग फोर्स इधर है तो विल अज्यूम कि हमारा जो पैसिव अर्थ रेजिस्टेंस है अप टू डीपेस्ट स्कोर लेवल, इस लेवल तक कैलकुलेट करना है कि दैट शैल बी बैलेंस्ड बाय दिस पैसिव अर्थ प्रेशर। इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बियरिंग लेवल तक जाके कैलकुलेट करके छोड़ देना, यू हैव टू कैलकुलेट अप टू दैट लेवल जहां पे रिजल्टेंट पैसिव अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल बिलो द डीपेस्ट स्क्वायर लेवल। फ्लोर लेवल, अगर पक्का फ्लोर है ब्रिज में तो पक्का फ्लोर लेवल तक करना है आपको कैलकुलेशंस। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में जो फर्दर हमारी डिजाइन फोर्सेज हैं जो ब्रिज में लेनी है, कहाँ पर एक्ट करती हैं, कितना मैग्नीट्यूड लेना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।